नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली हालिया जंग में हमारी तारीखी फतह के बाद पहली मरतबा हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद साहब। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब। मैं ये समझता था कि हस्बे हाल वाले शायद भूल गए हैं मुझे, क्योंकि इस वक्त हस्बे हाल में आके सूरत हाल का तबसरा करना बड़ा ज़रूरी था। वाह वाह। शेख साहब, पहले ये बताइए कि आपकी आजकल मसरूफियात क्या हैं? देखें, हम सियासतदानों की मसरूफियात क्या होनी होती हैं, और ख़ास तौर पे आपको पता है कि शेख रशीद के तो दिन रात अवाम के लिए वक्फ होते हैं। मेरी मसरूफियात तो अवाम के साथ जुड़ी होती हैं। रोज़ कोई ना कोई इंटरनेशनल वफद आ जाता है और जिससे फिर बैनुल अक़वामी मसाइल पे गुफ्तगू होती है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा, मुल्तान का एक वफद आया हुआ था, उनके साथ मुलाकात तो मैंने फेसबुक के अपने पेज पे भी शेयर की है। वाह 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 वाह। इंटरनेशनल वफ्द यूनाइटेड स्टेट ऑफ मुल्तान से। मैं गौरी साहब आपकी जहालत पे रोना ही रो सकता हूँ, और तो कुछ कह नहीं सकता। अच्छा जी, गलत कह दिया कुछ मैंने जी? ओ भाई, मुल्तान भी इंटरनेशनल सिटी है। आप कभी गए हैं मुल्तान? वहां भी अल्लाह के फजल से अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। जी बिल्कुल। और जिस शहर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो उसे आप इंटरनेशनल सिटी कह सकते हैं। क्या कहने। और मैं तो अल्लाह के फजल से अपने पाकिस्तान से जितनी मोहब्बत करता हूँ अली साहब जी, मेरे लिए तो मुल्तान क्या, पत्तों की राह वाली, चीचा वतनी, मियाँ वाली, ये सब इलाके जो हैं ये इंटरनेशनल हैं। और गौरी साहब, आप तो फनकार आदमी हैं। आपने वो गाना नहीं सुना, भावें वसें तू वलैत असां करनी नहीं रहत तेनों लैके जाना है मियाँ वाली। आपके फनकार अताउल्ला ईसा खेलवी ने वलैत और मियाँ वाली एक कर दिया, आप मुझे मुल्तान और अमेरिका एक नहीं करने दे रहे। वाह। ये शेख साहब इतना मियाँ वाली का जिक्र ना करें, आपके लिए ठीक नहीं है। अभी ताज़ा ताज़ा आपने चिल्ला पूरा किया है। चलें, कोई और गाना निकाल लेते हैं जिसमें रावलपिंडी का जिक्र हो। अली भाई, असल में शेख साहब खुद एक इंटरनेशनल शख्सियत है। हाँ। इनसे जो भी मुलाकात करता है वो इंटरनेशनल हो जाता है। शेख साहब, ये नरेंद्र मोदी के हवाले से आपके बयानात बड़े तसलसल से जारी हैं। देखें जी, बात यह है कि मोदी को मैं जितना जानता हूँ उतना तो उसका अपना शीशा भी नहीं जानता। वाह वाह। अच्छा शेख साहब, नरेंद्र मोदी, जिसके बारे में आपने कहा कि आप बड़े अच्छे से जानते हैं नरेंद्र मोदी को, उनका एक बयान आया, तकरीर थी उनकी जंग के बाद, और उस जंग के बाद की गई तकरीर में उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने उल्टा भारत पर ही हमला कर दिया। देखे ना जरा, भाई भारत पे क्यों नहीं हमला हो सकता? भारत क्या मुरीख पे वाकया है? भाई आप अगर हमारे साथ, हमारी पाक फौज के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हमने ये जो बम रखे हुए हैं ये कोई शादी ब्याह पे चलाने के लिए नहीं रखे हुए। अब तो अली साहब, उनके अपने एयर चीफ ने उनका सारा कच्चा चट्टा खोल दिया है। उसने ये कह दिया है कि ये सिर्फ मंसूबे ही बनाते हैं, दावे ही करते हैं, है इनके पास कुछ भी नहीं। असल में मुख्तसरन उसकी बात यही थी कि कुछ भी नहीं है उनके पास। हाँ जी, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी के दिमाग में बिहार का इलेक्शन सवार है और उसने बिहार के चक्कर में सारे भारत में खजां ले आनी है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं है हमारी फौज क्या शय है। हाँ जी। मेरा ख्याल है कि जितना मैं अपनी फौज को जानता हूं उतना कोई भी सियासतदान नहीं जानता। अब तो आप शेख साहब फौज को हर हवाले से जान गए हैं। हाय। अभी तो अली साहब मेरा गेट नंबर 4 से दाखिला बंद हुआ है, वरना मैं माजी में जितना करीब था फौज के, भारत सोच भी नहीं सकता कि हमने क्या क्या बना लिया हुआ है। मोदी ने तो सिर्फ अपनी आवाम को उल्लू बनाया है ना जी, हाय। या फिर उसने बेइज्जत होने के बाद मुंह बनाना सीखा है। देखें, जंग के असल हथियार तो हमारे पास हैं। हाँ। और आपको एक मजे की बात बताऊं अली साहब, जी, आप मानेंगे नहीं, मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। जी। जब ये JF-17 थंडर तैयारे बन रहे थे तो मैं 2 मरतबा देखने के लिए गया था। और मैंने जब उसे देखा तो मैं इतना खुश हुआ तैयारा देख के कि मैंने एक थंडर तैयारे की पुश्त पे थपकी दी थी कि ये कोई काम दिखाएगा। वाह। जबरदस्त। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये जो इंडिया के राफेल गिराए हैं
ये उसी थंडर तैयारे ने गिराए हैं जिसको मैंने थपकी दी थी। अच्छा, तो शेख साहब ये थंडर को थपकी आपने दी थी? जी हाँ, जी हाँ। और थपकी दे के मैंने कहा था, टेस्ट द थंडर। बल्कि मुझे याद है कि मैंने वापसी पे थंडर के कान में भी कहा था कि पुत्र कम चुक के रखिए। शेख साहब, आप कबूतर छोड़ते अच्छे लगते हैं, ये लंबी लंबी छोड़ते हुए अच्छे नहीं लगते। शेख साहब, कबूतरों से याद आया कि आप तो आज़रबाईजान भी जाकर कबूतरों को दाना डाल रहे थे, तो ये हर जगह कबूतर नए होते हैं या यहाँ से अपने साथ लेकर जाते हैं? देखें जी, ये कबूतरों का और मेरा साथ बड़ा पुराना है। ओह, कबूतरों को दाना डालने से ही मैंने सियासत सीखी। अच्छा। मुझे तो जहां असली कबूतर ना मिले, मैं अपने जेब से प्लास्टिक का कबूतर निकाल के उसे दाना डालना शुरू कर देता। शेख साहब, सारा दाना कबूतरों ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ। वाह। यानी तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारे लिए अब जेब में खल बनौला और वंडा भी रखा करूं? शेख साहब, ये मुल्की हालात के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अब हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? देखें जी, मैं ये समझता हूं कि फौज ने तो अपना काम दिखा दिया और बेहतरीन दिखाया। हाँ जी। राफेल तैयारे जो हैं वो हाथ जोड़कर बेचारे हमारी फजाइया के सामने खड़े हो गए, बिल्कुल। माफी मांगते रहे। ओह, गलती हो गई है, ऐदकी छड़ दियोगो तो नहीं है हरकत करांगे। ये तो है फौज का कारनामा। हाँ। अलबत्ता मैं समझता हूं कि ये जो सिविलियन अदारे हैं, इनमें वो बात नजर नहीं आ रही। ओह, अवाम के लिए हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है। अवाम तो अब किसी मसीहा की तरफ देख रही है, इंतजार कर रही है कि कोई ऐसा लीडर आए हाँ। जो आके हमें कोई सुख का सांस लेने के लिए कोई ऐसा कुछ करे। तो वो मैं समझता हूं कि वो अभी दूर है। अभी ये हालात उस तरह के नहीं हैं कि अवाम को हुक्मरानों की तरफ से कोई सुख की सांस आए। शेख साहब, बातें तो आपकी बड़ी अच्छी हैं, पर ये सब कैसे मुमकिन है? कौन करेगा ये? देखें, अब मैं अपने मुंह मियाँ मिठू बनता हुआ अच्छा नहीं लगता। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਬਣਨਾ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। तो शेख साहब, अब तो हुक्मरान बिटकॉइन लेकर आ रहे हैं। वो जी ले आए बिटकॉइन, पहले बटकॉइन लेके आए हैं, उन्होंने क्या कर लिया? देखें, मैं ये तबसरा नहीं करना चाहता। वो बिटकॉइन हो, बटकॉइन हो, शेख कॉइन हो, जब तक इन लोगों को ये एहसास नहीं होगा कि हम गलत कर बैठे हैं, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। ओह, ये सब हवाई बातें हैं, ये लॉलीपॉप हैं, ये बिटकॉइन, जो करेंसी जेब में ही नहीं है, जिसके होते हुए जेब ही भारी महसूस नहीं होती। मैं ऐसी करेंसी को मानता ही नहीं हूँ। ओह, अली साहब, ये गरीब अवाम है, आप किसी को बिटकॉइन दे के नान छोले खा सकते हैं? अगले ने तानू अपने फटे ते ही लम्या पा लेना। छोड़े इन फजूल बातों को। मैं तो समझता हूं कि जंग के बाद जो माहौल बना था, पाकिस्तान की दफाई ताकत की जो धाक बैठी है, जी। उसमें दोस्त ममालिक के साथ इतना काम हो सकता था कि IMF की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन जब काबीना में कोई दानिशमंदी की बात करने वाला शामिल ही ना हो, तो फिर मैं समझता हूं कि वो क्या हो सकता है। जी। इनको चाहिए था कि कदूरतें खत्म करके, दिल साफ करके, जो जंग के गाजी हैं मेरे जैसे, उनको बुला के मशवरा करते। हैं? वाह वाह शेख साहब, ਤੁਸੀਂ बैठे बैठे गाजी हो गए हो। इस तरह तो फिर मैं भी गाजी हूं। मेरा ख्याल है आप ये कहना चाहते हैं कि मैं भी गाजियाबाद दामा। देखें, लड़ाई किसी भी महाज पे लड़ी जाए, वो लड़ाई है। वाह। अल्लाह के फजल से सोशल मीडिया के ऊपर जैसी शेख रशीद ने लड़ाई लड़ी है, जी। कोई आपको दूसरा लड़ता हुआ नजर आया? वाह वाह। नहीं, ये बात तो है। जिस तरह से शेख साहब इस महाज पर डटे रहे हैं और जिस तरह से भारतीयों को शेख साहब ने जवाब दिया है, कमाल है। देखें अली, दुश्मन को उसी की जुबान में समझाना बड़ा जरूरी है। वाह। जैसे वो कहते हैं ना कि गूंगे दी रमज नु गूंगा ही जाने, इसी तरह भारतीय मीडिया को भी मैंने उनके हिसाब से ही जवाब दिया है। वाह जी वाह। वो असल में जंग को भी सारे गामा का अगला सीजन समझ रहे थे। इसलिए मैंने उनसे कहा है कि भाई ये इस दफा तो हल्की फुल्की मौसीकी थी,
हाँ। अगर दोबारा कोई हरकत की तो फिर पक्का राग लगेगा। शेख साहब, सियासत की और मौसीकी की जितनी आपको समझ है ना, कम ही किसी को होगी। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। आप भी माशाल्लाह वास्कर जब भी पहनते हैं बच्चों के शेख रशीद लगते हैं।